MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और अगले कुछ मिनटों में ही अर्नब गोस्वामी मेरे साथ होंगे। ये उनका शो है और जैसे कि अर्नब ने कहा था, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आखिरकार कब तक धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में इन आतंकियों को पनपने दिया जाएगा। पूछता है भारत, पूछता है भारत। यह ना पहला है ना यह आखिरी केस है जहां डॉक्टर, इंजीनियर इस आतंक की राह में चल पड़ते हैं। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कब आएंगे अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहने वाले? कब आएंगे आगे अपने आप को मुसलमानों के खैर ख्वाह कहने वाले? कब आएंगे आगे और ये बोलेंगे कि इन लोगों का न किसी धर्म से, न किसी मजहब से कोई मतलब है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी आतंक से जुड़े 99% लोग एक धर्म खास के क्यों होते हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। और ये पूछने पे आपको पता है वो लोग बोलते हैं, देखो ये जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझ के नहीं, जानबूझ के ये ब्लास्ट किया है, जानबूझ के ये ब्लास्ट चांदनी चौक के चौराहे पे वो जैन मंदिर के ठीक सामने किया। जानबूझ के ये हुआ है, जानबूझ के वो हो रहा है जो लोग ये सवाल नहीं पूछते, जो लोग सेकुलरिज्म की आड़ में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जानबूझ के वो हो रहा है जो जान के देख रहे हैं अपनी आंखों से कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन इस हद तक पहुंच गया है कि 5-5, 7-7 साल और मोटी मोटी बालिश भर मोटी मेडिकल किताबें पढ़ के, MBBS की किताब देखी है? मैं दावे से बोलता हूं किसी भी बम बनाने की किताब से ना 10 गुनी ज्यादा बड़ी होती है। ये सब दिमाग वाले थे, इनका रेडिकलाइजेशन हुआ है। हां, सरकार से पूछना है कि ये कैसे हुआ। हां, सरकार से पूछना है कि वो पुरानी दिल्ली में कैसे पहुंची गाड़ी। हां, सरकार से पूछना है कि देश की राजधानी के 100 किलोमीटर के अंदर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कैसे पहुंचा। हां, ये सरकार से पूछना है कि वो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी कहां है। और हां, सरकार से यह भी पूछना है कि जब मालूम है कि सीधा जैश का कनेक्शन है, हां, जब मालूम है कि सीधा पाकिस्तान का कनेक्शन है, तो आपने कहा था एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, कि आतंक करोगे तो वो जंग के बराबर है। तो फिर पूछता है भारत कब? और अगली आवाज अर्नब गोस्वामी की जो मेरे साथ अब स्टूडियो में है गर्मा, क्योंकि अर्नब जैसे आपने कल कहा था जी, वो सेकुलरिज्म का चश्मा पहन के जी, देश के साथ जो लोग गद्दारी कर रहे हैं। जी ऐश्वर्या, अर्नब, ऐश्वर्या जी देखिए, गले में स्टेथोस्कोप और शरीर पे व्हाइट कोट पहनने वाले डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी साजिश रची थी। जी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दिसंबर महीने में दिल्ली समेत कई जगह में सीरियलबाज करना चाहते थे। अभी तक दिल्ली धमाके में सिर्फ 5 कार की बात सामने आई है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक
आतंकियों ने दर्जनों कारों का इंतजाम किया था, इस्तेमाल भी किया जी। ये व्हाइट कॉलर आतंकी कार से देश भर में हाहाकार फैलाना चाहते थे। सबूत मिल चुके हैं। ब्लास्ट कहां, कब और कितनी इंटेंसिटी का कराना था, पूरी स्क्रिप्ट इन लोगों के पास थी, तैयार थी। गुजरात में एक डॉक्टर राइसिन जहर तैयार कर रहा था। यह डॉक्टर कौन है? उसका नाम है सैयद, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा हुआ है और पूछता है भारत ऐश्वर्या, और पूछता है सिर्फ रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत, कि भारत और हिंदुस्तान, हमारे सनातन के खिलाफ यह षड्यंत्र क्यों है? कब तक हम नहीं कहेंगे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है? कहा जा रहा है कि ये राइसिन जहर को पानी में मिलाकर लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश हो रही थी। ये हम कह रहे हैं व्हाइट कॉलर, क्या व्हाइट कॉलर? जिहादी बोलिए, इस्लामिस्ट बोलिए, इस्लामिस्ट, खुलकर बोलिए इस्लामिस्ट। हिम्मत नहीं है। इसके पीछे कई मौलवी थे, उनके नाम सामने आए। बायोकेमिकल वॉरफेयर बहुत बड़ी चीज होती है ऐश्वर्या, बहुत बड़ी। ये भारत में रहकर, ये कौन है वो लोग, और कब तक हम ये जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो वाला अप्रोच जो दिमाग में घुस गया है कई लोगों का। लिव एंड लेट लिव, हम सब लोग एक साथ रहें, घुल मिलकर रहे, सेक्युलरिज्म करें, हम सब भाई, हम सब दोस्त। अरे भाई तो हम माने, वो भाई मानते हैं क्या हमें? वो क्या भाई मानते हैं हमें? वो तो बम फोड़, वो हमारा मानते हैं हमें। ये देश उनका है कि नहीं है? और अगर भारत में रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं ये लोग, तो एक एक को चुन चुन के इस सरकार को पकड़ के उनको सामने लाना चाहिए, हर एक आतंकी को। देखिए, ये सारे आतंकी एक साथ मिलकर भारत में तबाही मचाना चाहते हैं। ये कट्टरपंथी सोच है, ये गजवाए हिंद कराना चाहते हैं। इनको लगता है कि तुम्हारे 80 तो हमारे 15। ये हमारी सोच नहीं है, मगर उनकी सोच है, उनकी सोच है। ये सैकड़ों हिंदुओं को मारना चाहते थे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं पूछता है भारत कि ये सेक्युलरिज्म का मुखौटा पहन के जो लोग बैठ रहे हैं वो क्यों नहीं कह रहे? सरकार कह रही है एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल ही है क्या? अयोध्या और आरएसएस हेडक्वार्टर्स इनके निशाने में क्यों था? पूछता है भारत, देश में रहने वाले इन गद्दारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये देखिए, कोई तक वाला चैनल नहीं है, तक वाला बीच का रास्ता अपनाने वाला फेक सेक्युलरिज्म वाला चैनल नहीं है। ये चैनल ये है जो पूछता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी है कि कोई टेररिज्म का कारखाना है? मेरे पास चिट्ठी है आज, एनएएसी एकेडमिक बॉडी ने सवाल पूछे अल फलाह यूनिवर्सिटी को। तो बताइए ऐश्वर्या, अब तक सरकार क्या कर रही थी? अब सरकार जाग चुकी है। देखिए, हम भी चाहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन हो, हम भी चाहते हैं कि कश्मीर से स्टूडेंट्स देश भर में पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पूछता है भारत कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही ऐसा क्या था? ये कश्मीरी स्टूडेंट क्यों जाते हैं? और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है देश में, क्यों नहीं? ये सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में वहां पे क्यों जाते? ऐसा क्या खास कंफर्ट था वहां? ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा था? ये हमारा सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी को लेकर है। सवाल ये है कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों नहीं बनती? हाँ, पूरी आपको बताता हूं दोस्तों कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो तीसरी कार बरामद हुई है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के भीतर बरामद हुई है, अंदर। इसीलिए सवाल हम पूछे, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है भैया? ये कैसी यूनिवर्सिटी है भैया? पढ़ाते क्या हो वहां पे आप? शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, सज्जाद, परवेज, तजामुल, पूरी लिस्ट है। लोग कहते हैं अर्नब क्यों पूछ रहे हो? क्या सारे मुसलमानों को तुम आतंकवादी कहते हो? बिल्कुल नहीं कहता मैं, मगर सवाल तो पूछूंगा कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों हैं? हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता ऐश्वर्या, लेकिन जब आतंकी घटना में
मुस्लिमों के नाम सामने आते हैं तो कुछ लोग ये कवर फायर देना शुरू करते हैं। उनका नाम क्यों देखते? अरे नाम बताइए, पी चिदम्बरम, अरे एक अबू आजमी जैसे, अबू आजमी, पी चिदम्बरम, पवन खेड़ा, हुसैन दलवाई। अप्रत्यक्ष रूप से ये आतंकियों का बचाव करने में क्यों लगे हुए हैं? कल से ये वाड्रा कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी, ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी, ये पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह की पार्टी कहती है होम ग्रोन टेररिज्म। किसका होम भाई? होम? क्या कहते हो चिदम्बरम? होम ग्रोन टेररिज्म? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? होम ग्रोन टेररिज्म? ये होम ग्रोन नहीं है चिदम्बरम जी, जैश, ये जैश है। पी चिदम्बरम जी, सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, होम ग्रोन टेररिज्म किसमें, किसके घर में हमने पनपने दिया? मेरे घर में ये हुआ क्या? चिदम्बरम ने अपने घर में कोई मतलब प्लानिंग करके होम ग्रोन टेररिज्म करवाई? है हिम्मत चिदम्बरम में कि कहे कि पाकिस्तान और तुर्की से एक्सपोर्ट हुई? नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये है, ये लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी होम ग्रोन टेररिज्म, इसका मतलब ये है कि देश में ही, भारत में आतंकी फल फूल रहे हैं। अपनों को ब्लेम करो। ये कहना चाहते हैं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे सरकार जिम्मेदार है? क्या प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है कट्टरपंथी सोच के लिए? क्या अमित शाह जिम्मेदार है कट्टरपंथी सोच के लिए? क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है कट्टरपंथी सोच के लिए? पूछता हूं मैं और पूछता है सारा भारत, ऐश्वर्या, कि सरकार से नाराजगी में बंदूक उठा लेना क्या चिदम्बरम जी के लिए सही है? पूछता है भारत। लोगों का खून बहाना चिदम्बरम जी, राहुल जी, ओवैसी जी, क्या ये सही है? क्या पी चिदम्बरम, शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, सज्जाद, परवेज का बचाव कर रहे हैं? ये सवाल पूछना चाहिए भारत के लोगों को। बात बात पर धमकी देने वाले ये समाजवादी पार्टी के अबू आजमी हैं। अबू आजमी कहते हैं जुल्म और नाइंसाफी में आतंकवाद पैदा होता है। 4-4 लाख कमाने वाले जुल्म और हो रहा था इनके ऊपर। हाँ? ये एमबीबीएस डॉक्टर है, 4-4 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें हैं। कहते भारत जुल्म कर रहा है, 3-3 घर, इनके ऊपर जुल्म हो रहा था। कहते हैं जुल्म हो रहा है। ये लोग प्रताड़ित थे। ये लोग, ये वही लोग हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही लोग हैं जो ताली बजाते हैं जब लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जब अर्नब कहता है कि ये क्यों कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो तब वो पूछते हैं अर्नब ना ये हिंदूवादी आदमी है, राइट विंगर है। हूं मैं राइट विंगर, हूं मैं सनातन के साथ, क्योंकि मेरा धर्म तो नहीं कहता, मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता, मगर मेरा धर्म मुझे ट्रेनिंग नहीं देता इस तरह की हेट इंडिया कैंपेन का साथ देने के लिए। मैं पूछता हूं अबू आजमी और ऐसे जिहादी लोग के लोगों से, सोच के लोगों से, क्या वो आतंकवाद का ओपन समर्थन करेंगे? आज आतंकवादियों का समर्थन करेंगे? ऐश्वर्या, कौन सा जुल्म हो रहा है? कौन सा जुल्म हो रहा है मेरे भारत में मुसलमानों पर? बताइए मुझे, पूछता है भारत। ओमर अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं बना क्या? कहते मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ऐश्वर्या, मुझे बताइए कौन सा जुल्म हो रहा है हमारे भारत में मुसलमानों के साथ? सारी सरकारी सुविधाएं मुसलमानों को मिल रही हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मिल रही। कोई पक्षपात हो रहा है क्या? प्रूव करिए। फिर ये मैडम सर्जन कैसे बन गई? दोस्तों, ये लोग एनईटी एग्जाम पास करके सरकारी सुविधा से डॉक्टर बन गए। एग्जाम पास किया। इनको कहा जाता है, ये इनको कहा जाता है बिल्कुल जो थैंकलेस, शेमलेस लोग हैं। दोस्तों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं और उनकी वजह से ये सब हो रहा है। ये नेता ही हैं जो वोट के लिए लोगों को भड़काते हैं और फिर कहते हैं इनके साथ नाइंसाफी हुई। डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा इस देश में। ये हमारा देश है, ये तक वाला अप्रोच नहीं चलने वाला है। अब सोच बदलनी पड़ेगी, भारत की सोच होनी पड़ेगी, तक वाली नहीं। सरकार के साथ साथ विपक्ष में बैठे इन नेताओं को भी हमें जवाब देना होगा। मुझे बोला जाता है अर्नब ज्यादा क्यों बोलते हो, तुम नेता हो क्या? तो मैं कहता हूं खुलकर, ऐश्वर्या कपूर, मैं नेता नहीं हूं, इसलिए मैं देश का नब्ज समझता हूं। आई नो द पल्स ऑफ माई कंट्री। इनको बताना होगा कि आतंकी घटनाओं में मुसलमान नाम क्यों आते हैं। ये पॉलिटिशियन नहीं पूछेंगे सवाल, अर्नब गोस्वामी पूछेगा। ये पॉलिटिशियन ना बीच का रास्ता लेके जियो और जीने दो, सबके साथ चलो, ये वाला अप्रोच लेता। अर्नब गोस्वामी अप्रोच नहीं लेता। इसलिए मैं बताता हूं
कि मुसलमानों को भड़काते कौन है, मुसलमानों को यूज कौन करते हैं, मुसलमानों को बरगलाते कौन है, कट्टरपंथी मौलानाओं को संरक्षण कौन देते हैं। ये सवाल पूछिए आज ऐश्वर्या, बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे पूछिए सवाल। समय आ चुका है, बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला था, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद हमारी आज की डिबेट। लाल किला धमाका मामले में जांच एजेंसियां सुरागों की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ रही हैं। धमाके के 72 घंटे में ही साफ हो गया है कि टारगेट पर केवल लाल किला नहीं था। पहले एमबीबीएस और फिर इस्लामिक कट्टरता की पढ़ाई कर डॉक्टर से दहशतगर्द बने गद्दारों ने आधे हिंदुस्तान को निशाना बनाने का प्लान तैयार कर रखा था, जिसे दिसंबर में अंजाम दिया जाना था। साजिश के तार हों या दहशतगर्दों की कार, डॉक्टर के वेश में हर दहशतगर्द को उठा लीजिए। बदन पर सफेद कोट है, गले में स्टेथोस्कोप है, लेकिन एमबीबीएस की डिग्री इस्लामिक कट्टरता के जहर में घुल गई। नामचीन अस्पतालों के इन डॉक्टरों ने मसूद अजहर के साथ दहशतगर्दी वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तीनों गाड़ियों में से 2 गाड़ी एक महिला डॉक्टर शाहीन की बताई जा रही है। इस ब्लास्ट में गाड़ियों का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चौथी गाड़ी जो कि I-20 गाड़ी है, जिसके अंदर विस्फोटक था, अमोनियम नाइट्रेट था, जो कि मेवात के नूह से लिया गया था, वो ब्लास्ट होता है और वो दिल्ली के लाल किले के बाहर ब्लास्ट होता है। जैश के इस नए मॉड्यूल में न सिर्फ दहशतगर्दों का पेशा चौंकाने वाला है, बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों का नाम भी हैरान करने वाला है, जहां की किताबों के कवर पेज पर एमबीबीएस और एमडी लिखा जाता है और अंदर के पन्नों पर होते हैं अपने ही देश के खिलाफ खूनी साजिश के फॉर्मूले। लाल किला धमाके में इस्लामी सोच का एक पूरा पैटर्न बेनकाब हुआ। साथ ही एक बार फिर बेनकाब हुए हैं इस्लामी कट्टरपंथों के पैरोकार। कोई नहीं मिला तो मुसलमानों को पकड़ो, ये गलत बात है। मुसलमान है इसलिए उसको सजा मत दो, धर्म मत उसका देखो, उसकी कार्रवाई क्या है वो देखो। ऐसे में सवाल ये कि देश में आतंक के कितने स्लीपर सेल एक्टिव हैं? अल फलाह जैसे कितने विश्वविद्यालय हैं जहां आतंक की पाठशाला चल रही है? आतंकियों का बचाव करने वाले लोग क्या देशद्रोही नहीं हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कट्टरपंथी ताकतों को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? पूछता है भारत। जहाक तनवीर, फराज किदवई, मौलाना साजिद रशीदी, राशिद शरीफ, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, हर्षवर्धन त्रिपाठी, शहजाद पूनावाला, रशीदी जी आज भी बोलेंगे आप? आज भी इनका समर्थन करेंगे आप? इन सारे लोगों का, इन सब का, मोहम्मद उमर का, डॉक्टर मुजम्मिल शकील का, आदिल का, शाहीन का, निसार का, परवेज का, रशीदी जी बताइए। रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई और अर्नब जी, देश में एक सिस्टम है और देश का सिस्टम यह है कि अगर किसी को आप जांच के लिए उठाते हैं तो उसकी जांच होती है, जांच के बाद उस पर एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद कोर्ट जाता है मामला, कोर्ट तय करता है कौन आतंकवादी है, कौन मुलजिम है, कौन मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो मीडिया ट्रायल होता है इसकी वजह से पूरा खानदान तबाह हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैंने नहीं कहा। ये सहानुभूति उन 12 लोगों के लिए चाहते हैं जो मर गए उस ब्लास्ट में? रशीदी जी, हल्की सी भी सहानुभूति आई आप में? जो सहानुभूति आपको मोहम्मद उमर, मुजम्मिल शकील, शाकिल, आदिल, शाहीन, निसार और परवेज के लिए आ रही है, उन 12 लोगों के नाम भी पता है क्या आपको? जो आप पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं, हमें पता है प्रोसेस। नहीं, इनको बहुत दर्द बीच में मत बोला करो, इनको बहुत दर्द हो रहा है। इनका पता नहीं धड़कता है आतंकवादियों के लिए, इनका दिल धड़कता है आतंकवादियों के लिए। सुनिए, अरे सुनिए, आप मेरी बात जियो और जीने दो। अब नहीं, अरे सुनो भाई यार, ये जियो और जीने दो नहीं चलेगा। दूसरे बोल पड़े, बताइए। ये जियो और जीने दो नहीं चलेगा। बुला लिया भाई? ये जब आप नहीं बोला है तो हमें क्यों बोलना है? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव नहीं चलेगी भारत में। तो ठीक है, उठाओ तलवार। क्या मतलब है उठाओ तलवार? अर्नब स्टूडियो में क्यों बैठे? ये देखिए, कह रहे हैं तलवार। शहजाद स्टूडियो में क्यों बैठे? शहजाद ये कह रहे हैं उठाओ तलवार।
मैं तो आतंकवादियों के खिलाफ कह रहा हूं, ये कह रहे उठाओ तलवार, ये जिहादी सोच, ये इनकी जिहादी सोच है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, मैंने आतंकवादियों के बारे में 2 बात बोली तो इनको उन्होंने बोला उठाओ तलवार। अगर आतंकवादियों से सवाल करोगे तो उठाओ तलवार, अगर टेररिस्ट, अगर लश्कर पर सवाल उठाओगे तो उठाओ तलवार, अगर जैश के खिलाफ बोलोगे तो उठाओ तलवार, ये भी कहेंगे कल पाकिस्तान का नाम लोगे तो उठाओ तलवार। ये उठाओ तलवार वाली अप्रोच है ऐश्वर्या, इनको छोड़िए मत। देखिए शहजाद पूनावाला, इनकी अप्रोच देखिए, उठाओ तलवार, उठाओ तलवार कहा रिपब्लिक भारत में। दोस्तों ये कह रहे भारत में तलवार उठाओ, ये सोच है इनकी, ये गजवाए हिंद वाली सोच है ऐश्वर्या, जो आज प्रतीक देश को। देखिए अर्नब, आजादी में सबसे ज्यादा खून मुसलमान ने दिया है। अर्नब, मैं अपनी बात रख सकता उठाओ तलवार आपने कहा, मैंने नहीं। सबसे ज्यादा खून हमने दिया है। आपने कहा उठाओ तलवार, मैंने नहीं। में देख लो, ये उठाओ तलवार वाली अप्रोच में देख लो जाके, ये रोहिंग्या वाली अप्रोच है, 37,000 मुसलमानों के नाम है, रोहिंग्या वाली अप्रोच है, ये लश्कर वाली अप्रोच है, जैश वाली अप्रोच है आपकी, ये जैश वाली अप्रोच है आपकी, ये जिहादी सोच है आपकी कि उठाओ। अभी मांगनी है तो अभी मांग लीजिए, मांगिए तो मांगिए, शर्म से डूब मरोगे आप, शर्म से डूब मरो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो आप। तो नहीं चलेगा। अरे क्या नहीं चलेगा, उठाओ तलवार वाला आप बम फोड़ो, किसको डराने जियो और जीने दो, किसको डरा रहे हैं, किसको डरा रहे हैं भैया, भैया किसको डरा रहे हो, उठाओ तलवार, शर्म से डूब। अरे आप डूब मरो, आप डूब मरो, ये कह रहे हो। मैंने आतंकवादियों पर सवाल उठाया तो कहते हैं उठाओ तलवार। आप कह रहे हो ना जियो जीने तो नहीं चलेगा। हाँ, जियो और जीने तो आतंकवादियों के साथ नहीं चलेगा। कह रहे हो ना जियो जीने नहीं चलेगा आतंकवादियों के साथ, जियो और जीने दो। क्यों नहीं चलेगा? मैं आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो नहीं करने दूंगा। मैं कह रहा हूं भारत में आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो नहीं चलेगा। शहजाद पूनावाला, इनको भी कहना चाहिए जियो और जीने दो वाला अप्रोच आतंकवादियों के साथ नहीं चलेगा। क्या ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के साथ अमेरिका में 9/11 के बाद जियो और जीने दो वाली अप्रोच चली? चली क्या? हुआ क्या? अमेरिका में बैठ के कोई सवाल पूछता आपको तो आप कहते उठाओ तलवार। अरे देश, अरे छोड़िए आप भाई साहब, छोड़िए भाई साहब, ज्यादा लेक्चर मत दीजिए मुझे। देश को चलाने के लिए बहुत लोग हैं, तो आप जैसे लोग नहीं चाहिए उठाओ तलवार वाले अप्रोच। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है कहने के लिए उठाओ तलवार? किसको कह रहे हो उठाओ तलवार? आप कौन है? किसको कह रहे हो उठाओ तलवार? ये देश जियो और जीने दो से ही चलेगा। नहीं, जियो और जीने दो आतंकवादियों के साथ नहीं होगा। नहीं, देश चलेगा, आतंकवादियों के साथ नहीं चलेगा। जैसे आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो नहीं चलने वाला है भाई। सुन लीजिए मेरी बात, मानसिकता के लोग नहीं चलेंगे। मेरी मानसिकता राष्ट्रवादी मानसिकता है। देश के लोग मेरे साथ है, आपके साथ नहीं। देश की पूरी जनता मेरे साथ है, आपके साथ नहीं। गोडसे की मानसिकता, पूरे भारत के लोग मेरे साथ है, आपके साथ नहीं। रिपब्लिक भारत के साथ, आपके साथ नहीं। हमारी सोच के साथ है, राष्ट्रवादी सोच के साथ है, आपके साथ नहीं। कर दूं पोल, कितने लोग आपके साथ है, कितने मेरे साथ? चलिए शहजाद पूनावाला को डिबेट पे लाइए। शहजाद देख लो मिलके। शहजाद काउंटर। अर्नब, देखिए इसको दूसरे नोट पे मत ले जाना, पर जिनसे नहीं संभल पा रही है सलवार, वो कहते उठा लेंगे तलवार। पर देखिए मानसिकता और परवरिश ही ऐसी है, तो जो सलवार नहीं संभाल पा रहे वो तलवार की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि मेरे ये सिस्टम में और सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में बड़ी आस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला बताया था तो इसने उठा ली थी तलवार। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल और याकूब का फैसला सुनाया था तो इन्होंने उठा दी थी सलवार। तो ये सलवार उठाने वाले ये क्या तलवार उठाएंगे भाई? दूसरी बात देखिए, आज 2 प्रकार के आतंकवादी होते हैं, चिदम्बरम ने बताया है। चिदम्बरम बताता है कि स्वदेशी और विदेशी आतंकवादी होता है। चिदम्बरम जी, एक ही आतंकवादी होता है, इस्लामिक जिहादी आतंकवादी। ये स्वदेशी और विदेशी आतंकवादी नहीं होता, एक ही है, इस्लामिक जिहादी आतंकवादी। और चिदम्बरम बोलते हैं कि सरकमस्टेंसेस की वजह से आतंकवादी बनते। तो मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित क्यों नहीं बने सरकमस्टेंसेस की वजह से आतंकवादी? ये सिखों के साथ नरसंहार हुआ तो सिख क्यों नहीं बने आतंकवादी? ये सरकमस्टेंसेस, पॉवर्टी और इसकी प्रताड़ना की बात नहीं है, ये परवरिश और विचारधारा की बात है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन किस सरकमस्टेंस में बना, जवाहरी किस सर्कमस्टेंस में बना, याकूब मेमन तो सीए था किस सर्कमस्टेंस में बना, अफजल गुरु पढ़ा लिखा था किस सर्कमस्टेंस में बना? ये सर्कमस्टेंस नहीं, ये केवल और केवल आपकी परवरिश कैसी है भाई? आप भी बता दो अपनी। और आखिरी बात करना चाहता हूं, देखिए अर्नब, लास्ट 10 सेकंड लेकर मैं अपनी आखिरी बात करना चाहता हूं। मैं सलवार और तलवार वालों के साथ डिबेट में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अर्नब, मैं लास्ट अपनी 10 सेकंड में बात परवरिश कैसी है आपने भी बता दो। अर्नब, मैं अपनी बात लास्ट 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच अर्नब। अपनी परवरिश तो बता दो, खत्म कर लूंगा। या आपसे न इधर संभल रहा है ना उधर संभल रहा है। अर्नब, कभी इधर कूदते हो कभी इधर कूदते हो।
मैं कल तक आपका कांग्रेस के साथ संरक्षण थे, आप चाहूंगा कि बीजेपी मैं में अपनी आगे। बात पूरी कर सकूं। बोलिए बोलिए शहजाद बोलिए। पता चल गया आपको रशीदी जी, तलवार मैं आपसे रशीदी रिक्वेस्ट जी, करता ये हूं, उठाओ तलवार वाले लोगों के साथ हम अर्नब। ऐसे बात नहीं करते। उठाओ तलवार, अर्नब, अब दूसरी बात, अर्नब मुझे धमकी देने वाले लोग हैं आप। अर्नब इसको धमकी दे रहे हैं आप, उठाओ तलवार। परवरिश कैसी है पूछ लो इनसे। अर्नब 10 सेकंड इनकी परवरिश के बारे में आपको क्यों बोलना है? शहजाद पुनावाला की मैंने तो परवरिश में क्यों आपको जा रहे कहा है हैं? कि आपकी जियो परवरिश के जीने बारे दो। में सवाल पूछा आपसे किसी ने? कहा है कि जियो जीने पर्सनल दो, अटैक कर रहे हो। हाँ, आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो मैंने नहीं आपसे चलेगा। कहा है। आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो नहीं चलेगा। समझे? समझ नहीं पा रहे? हिंदी नहीं समझ में आती आपको? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे कंप्लीट करने दो। हाँ नहीं समझ रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अर्नब, हाँ, समझिए, समझने की जरूरत है। आपकी मुंडी हिंदी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हाँ, मेरी जबान साफ नहीं है, नियत साफ है, आपकी जैसे नहीं है। आपकी जबान साफ है, आपकी नियत साफ नहीं है। आपकी जबान साफ हो सकती है, आपकी नियत साफ नहीं है। ये देश ये अर्नब गोस्वामी बोल रहे हैं आपसे। आप क्यों डिस्ट्रैक्ट कोई वॉकओवर नहीं है। आप जैसे सोच से नहीं चलता। हाँ, उल्टा फाइट करने वाले लोग हैं हम। उल्टा फाइट करते हैं, ये जियो और उल्टा फाइट करते हैं हम। हाँ, जियो और जियो तो नहीं चलेगा। भारत की जनता से पूछता है, रिपब्लिक भारत में रिपब्लिक भारत में अर्नब गोस्वामी पूरे भारत से पूछ रहा है कि आतंकवादी और आतंकवादी सोच के साथ जियो और जीने दो वाला अप्रोच बंद करने की जरूरत है कि नहीं? पूछता है भारत, पूछता है भारत। आतंकवादी सोच के साथ जियो और जीने दो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनका भी नाम बता दो। आप बताएंगे हम। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कितने लोग थे? अल-फलाह में कितने लोग थे? शहजाद आइए डिबेट पर। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कितने लोग थे? सवाल पूछूं मैं? पूछूं मैं सवाल? पूछता है भारत। पूछूं मैं सवाल? मेरे लाइन को लेके मेरे पे यूज करने की कोशिश मत करो। अरे भाई, मैं ओरिजिनल इधर बैठा हुआ हूँ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कौन सी पढ़ाई हो रही थी बताइए मुझे। भारत पूछता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किसकी डिग्री मिल रही थी बताइए मुझे। पूछता है भारत। जो विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए, पूछता है भारत। अपनी बात शहजाद डिबेट पर 50-50 ले आइए। विस्फोटक सामग्री के साथ 50-50 लाइए गरिमा जी। उनके नाम भी बताओ। अगर हिंदू, अगर मैं आपके अंदर हिम्मत है, निवेदन कर रहा हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, शहजाद जी बोलिए, निवेदन कर रहा हूं। डिबेट पे वर्ड लाइए। डिबेट को किसी की बात समझ में नहीं आती। शोभित कौन है, वीरेंद्र कौन है, बताओ अगर आपके अंदर हिम्मत है। शहजाद जी, आज बताओ अगर आपके अंदर शहजाद हिम्मत है। शहजाद जी आप बोलो। शहजाद जी आप जवाब दीजिए इनको। डिबेट आपके साथ है, आपको जवाब देना होगा। झूठ बेचना है। अरे मैं जवाब दूंगा, पर भाई तो दीजिए ना, वॉल्यूम बढ़ाइए शहजाद बोलेंगे जी। तो कैसे जवाब दूंगा भाई? मैं सुपरमैन थोड़ी हूँ। बोलो 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 शहजाद। वॉल्यूम बढ़ाइए ना, उनका है आपका वॉल्यूम। अच्छा सुनिए अब अर्नब जी, आपने आज रिपब्लिक भारत ने डॉक्टर्स ऑफ टेरर को तो एक्सपोज किया है। अर्नब, आपने डॉक्टर्स ऑफ टेरर को एक्सपोज किया है, पर यहां इस देश में स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है। और वो स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर में चिदम्बरम है, उस स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर में अबू आजमी है जो बोलते हैं निर्दोष है। 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने के बाद ये निर्दोष है। इसमें महबूबा मुफ्ती है, इसमें वो लोग हैं जो आकर कहते हैं कि चुनाव की वजह से ब्लास्ट करवाया गया, जिसमें जेएमएम की महुआ मांझी है, जिसमें एक अनुमा आचार्य है, कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती है कि पॉल्यूशन से ध्यान भटकाने के लिए यह ब्लास्ट करवाया गया, मतलब कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दो। और ये चिदम्बरम बोलते हैं, हरियाणा पुलिस का बयान चिदम्बरम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस की वजह से आतंकवादी बनता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे चिदम्बरम जी? बताइए कि क्या राजीव गांधी की हत्या को सर्कमस्टेंसेस में जायज ठहराएंगे क्या? चुका है। क्या इंदिरा गांधी जी की हत्या को अब सर्कमस्टेंसेस के नाम पर जायज ठहराएंगे क्या? झूठ मत। ये किस प्रकार की सोच है? जो इशरत जहां को क्लीन चिट देता है, जो हिंदू टेरर की शब्दावली करता है, वो इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देने के लिए बोलता है कि सर्कमस्टेंसेस से बन जाते हैं टेरर। नहीं, मैं डायरेक्ट सवाल करता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए। हरियाणा पुलिस एक मिनट और एक मिनट रशीदी जी मेरी बात सुनिए। अब तक मैंने ऐश्वर्या कपूर, मैंने दांत के डॉक्टर का नाम सुना था, आंख के डॉक्टर का नाम सुना था, हार्ट के डॉक्टर का नाम सुना था, हड्डियों के डॉक्टर का नाम सुना था, मगर ये आतंक फैलाने वाले डॉक्टर कौन है ऐश्वर्या जी? ये पूरे लिस्ट है हमारे। ये कौन है, कहां से आ गए ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। ये अल-फलाह में क्या होता है ऐश्वर्या? अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़ा एक्शन ले लिया अर्नब। बहुत बढ़िया, अल-फलाह बहुत बढ़िया। ऊपर अल-फलाह बंद कीजिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बंद कराइए, बंद करवाइए अल-फलाह यूनिवर्सिटी को। पहले जांच हो फिर तब तक बंद कराइए। मैं तो कहता हूं जब एआईयू ने रद्द किया अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करा दीजिए, इस यूनिवर्सिटी को बंद कराइए। ये बिल्कुल, ये अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, करानी पड़ेगी। फरीदाबाद में अल-फलाह सबक नहीं सीखेंगे लोग, ये क्या बात है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी, एआईयू ने रद्द की है अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता। ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है इस समय। बहुत अच्छी खबर है। और ये समझ ले, और ये नहीं, लेकिन इनको तो परेशानी होगी ना। रशीदी जी तो बम वालों के साथ जियो और जीने तो नहीं, इनको लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने कहा
कि आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो वाली अप्रोच नहीं चलेगी, तो फराज किदवई जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फराज किदवई जी, आप सामूहिक तौर से पहले माफी मांगिए सबसे, आप माफी मांगिए सबसे, सामूहिक तौर से माफी मांगिए। ये एंटी हिंदू टॉक हमेशा करके भारत में नहीं चलेगा। भारत में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना बंद करना होगा, हिंदुओं को टारगेट करना बंद करना होगा, हिंदुओं के खिलाफ आतंकवाद करवाना बंद करना होगा, हमारे संस्थाओं पे अटैक करवाना बंद करना होगा, हमारे मंदिरों पे, राम मंदिर को टारगेट करना, आरएसएस को हेडक्वार्टर को टारगेट करना बंद करवाना होगा। और जब तक नहीं होगा फराज जी, सुनिए मेरी बात, कि आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो वाली अप्रोच बंद करवानी होगी, अल फलाह पे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि नहीं करनी होगी। बोलिए आज फराज जी, चुप मत रहिए, सिर्फ अपने वोट बैंक को मत देखिए, पूछिए कि अल फलाह जैसे संस्थानों की जवाबदेही आने का समय हो गया है कि नहीं। अल फलाह जैसे संस्थाओं की जवाबदेही होती क्या है हर्षवर्धन जी, यह सवाल अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, वरना आज मुजम्मिल, शाहीन और उमर नबी है। अगर आज आप मेरे में मैं जो कह रहा हूं इसमें हार में हार नहीं मिलाएंगे तो फराज जी कल कोई और होगा। अब आपको भी फराज जी खुलकर कहना होगा, अभी तक एक यूनिवर्सिटी है, आगे ये लोग आतंकी कोर्स की डिग्री देने वाले हैं लोग, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे डेंजरस लोग हैं, ये पूरी टीम बना के आतंक में बीए एमए पीएचडी कराने वाले लोग हैं। कश्मीर के नाम पर कट्टरपंथियों ने बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया ऐश्वर्या जी, लेकिन अब और नहीं, अब फुल स्टॉप लगाना होगा, फुल स्टॉप लगाना होगा। आतंकवाद या आतंकवादी सोच के साथ जियो और जीने दो वाली अप्रोच बंद करवानी होगी। फराज जी चुप क्यों हैं आप? फराज किदवई जी कहिए, आज आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इसलिए आप चुप मत रहिए, बोलिए। अरे मुझे बोलने तो दीजिए सर। बोलो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपकी अर्नब जी इस बात से सहमत हूं कि आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो वाली अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करनी चाहिए और ना करने देंगे। हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं। अबू आजमी आपके पार्टी के हैं कि नहीं? आपने बहुत अबू आजमी आपके पार्टी के हैं कि नहीं? अबू आजमी ये क्या कह रहे हैं फिर? अर्नब जी, अबू आजमी है उनका नाम। बात तो करने दीजिए पहले। मैं बात कर रहा हूं मगर मैं संक्षिप्त में बात करने वाला आदमी हूं। तो अर्नब जी सुनिए, अब आपने मुझे मौका दिया है तो कम से कम 1.5 मिनट तो अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। आपकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी और आपने उसमें एक बात बोली कि धर्म नहीं कहता है आतंकवाद करना। दूसरी बात कही आपने कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं। देखिए, आपने एक बिल्कुल सही बात बोली कि धर्म नहीं है कहता है आतंकवाद करना। कुरान ये मेरे हाथ में कुरान है, सूरे मैदा में पेज नंबर 218 पर आयत नंबर 32 पर यह साफ लिखा है कि दैट हूसोवर किल्स अ पर्सन इट शैल बी एज इफ ही हैड किल्ड ऑल मैनकाइंड। यानी कि कोई आदमी एक बेगुनाह आदमी की अगर हत्या करता है तो वो पूरे इंसानियत की हत्या करता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने देश के तमाम लोगों से और खासकर मुसलमानों से कि भारत मुसलमानों के लिए इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है और भारत में जो मेजॉरिटी है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने मुसलमानों के साथ एक साथ मिलकर के रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है। यह आतंकिस्तान की मेजॉरिटी नहीं है जहां पर हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ है। ये तो थ्योरेटिकल बातें कब तक करेंगे? ये किताबी बातें हैं। अरे फराज जी, किताबी बातें हैं, सड़क पे ये सारी किताबी बातें हैं। जैक जी बोलिए ना, जैक जी चुप क्यों? ये मैं किताबी बातें सुनना नहीं चाहता, ये मैं किताबी बातें शहजाद सुनना नहीं चाहता। शहजाद जवाब दे रहे, ये किताबी बातें। देखिए अभी फराज किदवाई, मेरे भाई फराज किदवाई ने फराज किदवाई साहब ने कुरान पाक को कोट किया, बहुत अच्छी बात है। तो ये कुरान पाक जरा अबू आजमी को पढ़वाइए जो निर्दोष बोलता है आतंकियों को, जो बेगुनाह की जान देते हैं। ये कुरान पाक जाकर उनको बताइए जो बाटला उसमें आतंकियों की पैरवी करते हैं, उनको बताइए जिन्होंने सिमी को क्लीन चिट दिया जब सिमी को कन्विक्ट किया गया, उनको बताइए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं, सुनिए अर्नब, उनको वो कुरान पाक
विभाग बताइए जिन्होंने आतंकियों को छोड़ने की कोशिश की और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद वो कन्विक्ट हुए संकट मोचन ब्लास्ट में। तो फराज किदवाई साहब, ये कुरान की जरूरत तो उनको है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि फराज किदवाई जीने और जियो और जीने दो पर आप कब तक अबू आजमी के साथ जिएंगे? वो अबू आजमी जो कहते थे याकूब मेमन भी बेगुनाह है। कब तक आप कांग्रेस के साथ जिएंगे जो कहते हैं नक्सली शहीद है? कब तक आप उनके साथ जिएंगे जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है? इनको तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया। और आखिरी बात अर्नब, मैं यहां पे चैलेंज देता हूं। अभी सब कह रहे हैं ना आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अर्नब एक चैलेंज लो, मैं फराज किदवाई साथ में चलते कोर्ट और फराज जी आइए मेरे साथ कि कोई भी आतंकवादी को नमाज जनाजा और कब्र नहीं मिलनी चाहिए। आप साथ में समाजवादी पार्टी बोलिए चैलेंज है आपको। फराज साहब बोलिए, याचिका डाले। बोले आज रशीद शरीफ बोले, हाजी बहरूद्दीन रंगरेज बोले, फराज किदवाई, मौलाना सजीद रशीदी, जो बात इन्होंने कही। हाँ बोलिए, हाँ राशिद शरीफ जी बोलिए, जवाब दीजिए राशिद शरीफ जी। मैं जो भी मैं बताता हूँ। राशिद शरीफ बोलना चाह रहा हूँ सर, हमारे शहजाद साहब को। हेलो बोलो हिंदू थे या मुसलमान थे सर, ये बता दीजिए। एल.के. आडवाणी मुसलमान थे या हिंदू थे? मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, सुषमा स्वराज, ये कौन थे सब जने? क्या एल.के. आडवाणी जिंदा है? ये हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती पर इन्होंने संगीन आरोप लगाए जो बेबुनियाद है। शहजाद पूनावाला, आप कुछ कहिए आज। क्या बात करता है? ये कौन है? ये राशिद, ये कौन है? ये जिहादी, ये जिहादी कौन है? ये कौन जिहादी है? आज 50 साल से मुसलमान जिहादी का अडवाणी जी के विषय में जो बोल रहे हैं, ये है कौन? ये सब झूठ, ये सब झूठ फैला रहे। जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार की बातें अर्नब गोस्वामी जी, एल.के. आडवाणी जी, भारत रत्न एल.के. आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के विषय में बोली गई है, मुझे लगता है इन बातों को तुरंत प्रभाव से विड्रॉ करना चाहिए शो से। ये बातें तुरंत विड्रॉ हो या तो इस पैनलिस्ट को बाहर का रास्ता दिखाइए। जिस प्रकार की टिप्पणी करे, जितना एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचाए ये लोगों के बारे में बताओ। आज तक ऐसा यूपी में जुल्म बनने हो रहा, आज तक असम में जुल्म बनने हो रहा। ये क्या बकवास है? मुसलमानों को परेशान करते रहेंगे। कब तक इस तरीके से ब्रोकरों को लेकर बिठाते रहेंगे? अरे मुसलमान, राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपको मैं चेतावनी देता हूँ। राशिद शरीफ जी, आपको मैं चेतावनी देता हूँ, हमारे पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी बात ना कहे आप। राशिद शरीफ जी, आपको मैं गारंटी से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। आप क्रोधित मत होइए। क्रोधात भवति सम्मोहम, क्रोध में लोगों की मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। क्रोध में हमारी गीता में कहा, भगवत गीता में कहा गया है कि क्रोध में ऐश्वर्या, ये क्रोधित है, ये क्रोध में कुछ भी कह रहे हैं। इनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है क्रोध में। ये जांच पूछ के कह रहे हैं। एक भी बार शहजाद की बात कह रहे हैं, जवाब नहीं। मैं देखिए, मैं ये सब नाम लेके ये इधर उधर करना चाहिए। मैं इनको राशिद शरीफ को, दोनों को ऑनर लाइए, एक बात कहना चाहता हूं। देखिए राशिद शरीफ, सुनना सीखो। शरीफ जी, आपको मेरी बात बोल लिया, जो बोलना था अब सुनो। देखिए राशिद शरीफ जी, और आपको भी बताता हूं, आपको मैं गारंटी से बोल रहा हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ विटनेस हैं। मैं आपको मेरी बात सुन, मैं जो कहूंगा इससे आपको पीड़ा होने वाली है। मैं जो कहूंगा इससे आपको कष्ट होगा, आपको रोना आएगा, आप क्रोध करेंगे। हो सकता है आप मेरे प्रोग्राम से निकल जाए, मगर मैं शरीफ जी और रशीदी जी को कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूं, कि अगले 10 लाख सालों तक भारत मुस्लिम देश नहीं होने वाला है। आप गारंटी से ले लीजिए। 82% हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू मेजॉरिटी देश है। क्या बोल रहे हैं? क्या मुस्लिम देश नहीं होगा? किस मुसलमान ने बोला? इस्लामिक देश नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को रोको। शरिया नहीं चलेगी, शरिया नहीं चलेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी, ट्रिपल तलाक अलाउड नहीं होगा, 370 वापस नहीं आएगी, भाई साहब, गजवा हिंद नहीं चलेगी,
गजवाए हिंद नहीं चलेगी, कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कट्टरपंथी सोच करिए, कुछ नहीं होने वाला है। अरे मुगल आए और चले गए, मुगल आए और चले गए, बोलो शाहजहां आए और चला गया। बोलो धीरेन्द्र शास्त्री को, है ना, की बात करता है। कितने जुल्म करने वाले, कितने बाहर से आए हुए, कितने बाहर से आए हुए, कितने फॉरेन मुस्लिम इन्वेडर्स भारत में आ गए। आज भी भारत 82% हिंदू पॉपुलेशन वाला देश है, कभी नहीं बदलेगा भैया। आप आक्रमण जितना ही बोलिए, जितना ही सपोर्ट कीजिए इन लोगों को, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री, भारत कभी नहीं होगा। बागेश्वर का धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर को क्या बोलो, नौजवान आदमी है, नौजवान व्यक्ति है, सनातन के लिए लड़ रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही हिंदू सनातन के लिए लड़ने वाले बाबा बागेश्वर से आप गुस्सा क्यों होते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी लाइए हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को बोलने की, देखिए नहीं बोलोगे आप अर्नब, मुझे लगता है कि इस डिबेट में पूरी बहस को गलत तरीके से दो लोगों ने किया। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर रहे हैं तो उनकी पदयात्रा अपनी जगह है। अगर ये हिंदू देश नहीं होता तो अभी ये जितने मौलाना या मुसलमान हैं वो इस तरह से बोलने की स्थिति में नहीं होते। नहीं तो जहां मुस्लिम देश है उसका हाल देख लीजिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि हिंदू देश ही है, इसीलिए यहाँ सभी का सम्मान है और सब इसीलिए एक बराबर है। इसीलिए किसी को भी कम ज्यादा, किसी को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाया जाता। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मूल मुद्दा है, जिस तरह से रेडिकल इस्लामिक फोर्सेज भारत को निशाना बना रही हैं, उसमें क्या इस बात को कहने की जरूरत है? क्या ये बताने की जरूरत है अलग से कि कौन लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो ऐसे आतंकवादी हमले होते हैं तो खड़े हो जाते हैं? क्या ये अलग से बताने की जरूरत है? और आप जरा सोचिए, वो जो डॉक्टर शाहीन है वो अपने पति से तलाक लेती है, अपने बच्चों तक से बात नहीं कर रही। जिस तरह का रेडिकलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें इन जगहों पर इनसे जो लोग इलाज कराते रहे होंगे, जो लोग इनके अस्पताल में जाते रहे होंगे, जरा आप उसको सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, नाम ले लो। ये वो समय नहीं है, ये वो समय नहीं है जब गृह मंत्री कुर्ते और कपड़े और सदरी बदल कर एक जगह से दूसरी जगह जाता करते हुए कौन लोग? ये वो समय है जब गृह मंत्री तुरंत घटनास्थल पहुंचता है और सारी एजेंसियां, मैं फिर से कह रहा हूं, जवाबदेही अमित शाह और नरेंद्र मोदी की है, लेकिन सारी एजेंसियां इन जो कट्टर इस्लामिक ताकतें हैं, जो आतंकवाद फैला रही हैं, उनके खिलाफ पूरी ताकत से लगे हुए। और देश इसीलिए सुरक्षित है, इसीलिए मौलाना साहब आज आप भी सुरक्षित बैठे हुए हैं, ये भी आप समझ लीजिए। वरना दुनिया के उन हिस्सों में जहां ये नहीं है, उनका हाल आपको भी पता है, उनका हाल आपको भी बहुत अच्छे से पता है। यहीं पर आप ये दिखा सकते हैं। और कितना मूर्खतापूर्ण बयान अभी किसी ने दिया, मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में किसी ने कहा, कमाल है ये। और ऐसे ही लोग हैं जिनकी बातों को सुनकर मुसलमान बच्चे हाथ में पत्थर उठाते हैं। इनवाइट कीजिए ऐश्वर्या जी। देखिए ये बात जो है, देखिए एक ऐसी बात है, अब तक इस पर ज़हक तनवीर जी अच्छी बात तरह से समझा पाएंगे हमको ऐश्वर्या जी कि बाय द वे बहुत अच्छी खबर आ गई है ज़हक जी की, और इसके लिए सबको बधाई हो कि अल फला तो बंद हो गई। ऐश्वर्या, ये अल फला यूनिवर्सिटी रशीदी जी बंद करवा दी 1 सेकंड में। हमारी मोदी सरकार ग्रेट है, डी रिकॉग्नाइज हो गई, जाओ बंद कर दी, खत्म। इससे अच्छा खबर आज क्या मिला हमें? खत्म। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, समझे ना रशीदी जी? बंद करवा दी, डी रिकॉग्नाइज हो गई यूनिवर्सिटी, इससे बड़ा एक्शन कुछ हो सकता है? जाक, मैं भी उस सरकार के साथ हूं जी। आप भी अल फला के साथ है क्या? देखिए सबसे बड़ा दिल्ली में सरकार बनवाई है। नहीं, आप अल फला के साथ है क्या? इनकी आवाज से तो लगता आप अल मैंने दिल्ली में सरकार बनवाई है, मैं बीजेपी के साथ हूं। किसी की सरकार नहीं बनवाई आपने। मैं भी उसी सरकार के साथ हूं। जो बला है वो फला के साथ ही होगा। ऐश्वर्या, हाँ बहुत बढ़िया ऐश्वर्या। ये बला है, बला जाक ये बला है। कौन बला है? सीधी जी को बोल रहे हैं। हाँ, बला है, तलवार करने वाले लोग बलवा और बला, ये बलवा की बात करते हैं और बला है, उल्लू को ये उल्लू बला है, ये आतंकवाद की बला है, गधे को गधा ही नजर ये आएगा, कट्टरपंथियों की बला है, नजरों का ये दोष जिहाद की बला है, नजरों का दोष है, ये देश में नागरिक मासूमों को मारने की बला है। भाई साहब गधे को गधा ही नजर आता है। हाँ नहीं ठीक है, आपको तो सुअर भी दिखेगा, आपको तो यही जानवर दिखते हैं, आपको तो इंसान दिखते नहीं, आपको सुअर, गधा और गोट
सुअर और गोट के आगे देखते हो? सुअर और गोट के आगे दिखता है कुछ आपको? मैं क्या कह सकता हूं? सुअर और गोट के आगे कुछ दिखता है क्या मौलाना? मौलाना सुअर और गोट के आगे कुछ पता चलता है प्रवृत्ति के? आप इंसान को देखो, आप तो सुअर और गोट में ही अटके हुए। अब सुन लीजिए, आपकी पैदाइश अब सुन लीजिए, कान का पर्दा भी खोलिए, पर्दा पहनो मत, पर्दा खोलिए कान का। पैदाइश वहां से हुई है। कान का KAAN का पर्दा, कान का पर्दा खोलो और मुझे ये बताओ, आपकी परवरिश मेरी पैदाइश की छोड़ दो, आप नुमाइश मत कराइए इधर, आप नुमाइश मत करवाइए इधर, अपने सोच की नुमाइश मत करवाइए। अब मेरी बात सुनिए मौलाना साजिद रशीदी, मुझे एक बात बता दो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो हिंदू टेरर क्यों बोलते हैं आप? जो परवरिश होती है वही आतंक का धर्म नहीं होता तो साध्वी प्रज्ञा को टेररिस्ट क्यों बोला था आप ही की जमात ने? भाई आप चिंता मत करो, आप में किसके की ही परवरिश के असर आते हैं बेटों में। आप में किसके? पड़ोसी क्या है? वही करती है जो आप में पड़ोसी क्या है क्या? गलती आप में पड़ोसी क्या है क्या? आप में किसकी गलती? आपकी नहीं है। मत मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ी करके अच्छी बात करता हूं। क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं आपका DNA? आप गलत जानवरों मुझे मजबूर कर रहे हैं आपका पूरा इतिहास रखने के लिए? आप उसी आपका इतिहास रख दूंगा मौलाना, सलवार तलवार कुछ दिखाने लायक नहीं बचोगे। छोड़ो ना, अब इसका जवाब दो। अरे तो तलवार शहजाद में आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं। डिबेट छोड़ के भागोगे? अभी किसी को भगाना भुगोना नहीं है, अभी बात सुनिए। भाग चुके डिबेट, ज़ाक कुछ बोल रहे हैं आप मुद्दे पे ले ज़ैक और अंग्रेज भाग चुके हो। ज़ाक तनवीर ज़ाक मुझे बहुत मुद्दे में जी अर्नब जी, मुझे बहुत देर से कुछ बोलना था और मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बदले सिर्फ जो है इधर उधर की अटकल पंचो बातें हो रही हैं। यही बातें मुस्लिम लीग ने 70-75 साल पहले की थी कि हिंदू मुसलमान को मार देंगे। उस टाइम पे 9% थे और आज जो है तकरीबन 20% हो गए हैं। अब वही पाकिस्तान में देखिए, उस टाइम पे 27% माइनॉरिटी से आज वो जाकर 3% हो गए हैं। कोई किसी को मारने वाला नहीं है, मगर ये नैरेटिव जो 70-75 साल से चलाकर एक विक्टिमहुड मुसलमानों को भरा गया है, जिसकी वजह से ये रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में बढ़ चुका है। देखिए, अगर कोई आपको बताता है कि आपको कैंसर है तो हमको मानना चाहिए, हाँ भाई कैंसर है, प्रॉब्लम है, इसकी दवा हमको निकालनी चाहिए। इसके बदले हम क्या करते हैं, सामने वालों को ही दोषी ठहरा देते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई तुमको क्या दूसरी बीमारी नहीं है। और फिर जब बंदा मर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी घर वालों पे ही आती है। और इस तरह के मौलवी जो इस तरह का काम करते हैं, जो ढाल बनते हैं, कवर फायर करते हैं, यही जिम्मेदार है इन सारी चीजों के। जवाब देंगे कुछ? बोलती बंद। रंगरेज साहब जी, देखिए, ये आप लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मैं उसी पे अड़ा हूं कि भैया मुझे बताओ ये किस मुसलमान पे क्या जुल्म हुआ भाई, मुझे समझाइए। इन डॉक्टरों की पढ़ाई पर मैंने टैक्स दी, ऐश्वर्या आपने टैक्स दी, हमारे टैक्स पे इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है ना। आप क्रोनोलॉजी समझिए, इन डॉक्टरों की पढ़ाई में सरकार ने, हमने कितना पैसा खर्च किया, एक क्रोनोलॉजी बन चुकी है। इन्होंने आतंकी हमले किए और इनके घर वाले डिनाई करते हैं। घर वाले कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, उमर तो 15 मिनट के लिए घर आता था, हमें पता ही नहीं है भाई, अपने आप बन गया, हमें पता ही नहीं है। और उसके बाद हमारे प्रोग्राम पे ये राशिद शरीफ जी जैसे लोग आके बोलते हैं हम तो मॉडरेट मुस्लिम हैं, इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अर्नब क्यों पूछ रहे हो कि सारे आतंकी मुसलमान क्यों हैं, है ना। अब दो विकल्प है, या तो पॉलिटिकली करेक्ट हो जाइए, जी और जीने दो वाला अप्रोच, भारत में 1.5 बिलियन लोग हैं तो आतंकी कहीं रहे तो चलिए उनके साथ जी और जीने दो वाले अप्रोच रखिए। ये मसूद अजहर को देसी चिल्लरों पर एक स्ट्राइक करनी होगी। ये आतंकियों को की जो गुड साइड देखने वाले लोग थीसिस लिखते हैं PhD में, इनको साफ करवाना होगा। ये टॉयलेट क्लीनर की तरह आतंकियों की इमेज को क्लीन कराने वाले लोग ये टेंडर लेते हैं कि आतंकियों की इमेज हम क्लीन करेंगे। क्यों आपने ठेका लेके रखा है राशिद शरीफ जी कि आप आतंकियों के इमेज को क्लीन करेंगे? हाँ, आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि आतंकी जिहादी सोच से प्रभावित है कि नहीं? ये आतंकी जिहादी सोच से प्रभावित है कि नहीं? ये फिदायीन हमले क्यों करते हैं? कहां पढ़ाई जाती है इनको फिदायीन हमले वाली सोच? बॉर्डर पार से
देखिए अन्ना भाई, जिस तरीके से कौन सपोर्ट कर रहा है इसको एक बात बता दी। एक मुसलमान सपोर्ट की बात क्या है? सपोर्ट कर रहा है इसको बताया आप बताइए, एक मुसलमान भी आतंकी को सपोर्ट कोई कर रहा है? अरे आप लगाइए फांसी पे उसको, कौन मना करा हुआ है आपको? अरे मोटा फंडिंग आता है ना पाकिस्तान से, तुर्की से, सऊदी अरब से पैसे मिलते हैं ना, नोट मिलते हैं, नोट मिलते हैं, फिदाइन होने के लिए नोट मिलते हैं। 72 हूर नहीं, नोट मिलते हैं, नोट मिलते हैं इनको, नोट मिलते हैं, नोट लो जिहाद करो, नोट लो जिहाद करो। अगर सर नहीं, आज बड़ी नोट लो और जिहाद करो। अगर आज बड़ी तकलीफ हुई, शहजाद पूनावाला बैठ के तो कुरान की आयत पढ़ने के बाद भी मुंह नहीं खोला। शहजाद को लाइए, कुरान की आयत पढ़ने के बावजूद भी मुंह नहीं खोला, अनजान बैठा हुआ है। ऐसा मुसलमान होने से अच्छा नहीं होगा। अभी राशिद साहब ने बोला कि कोई मुसलमान सपोर्ट करता है, इसका प्रमाण दे दो। याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई तो मिस्टर ओवैसी ने बोला मुसलमान है इसलिए सजा हुई, सपोर्ट किया। अफजल गुरु के लिए कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया, याकूब मेमन के लिए असलम शेख नाम के कांग्रेस के मंत्री ने पैरवी की। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं राशिद जी, जैश ए मोहम्मद, इसके खिलाफ कितने फतवे आपने जारी किए? आप आतंकवाद के खिलाफ है ना? जैश ए मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिसयूज किया गया, आपने एक फतवा जारी किया हो? इनकी हिम्मत नहीं है जैश के खिलाफ कुछ बोलने की। आप एक फतवा दिखा दो जैश से बोलेंगे, डरते हैं जैश से। आरएसएस खुला आतंक मचा रहा पूरा हिंदुस्तान, आरएसएस पे बोलेंगे, जैश पे हिंदुस्तान में आतंक मचा रहा। देखा आरएसएस पे पहुंच गए। अरे राशिद जी, जैश ए मोहम्मद पे बोलो ना। नहीं बोलेंगे। जैश ए मोहम्मद पे कितने फतवे जारी किए बोलो? लश्कर तैयबा पे कितने किए बोलो? एक भी नहीं। अल कायदा पर कितने किए बोलो? आईएस के खिलाफ कितने किए बोलो? इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कितने किए बोलो? पीएफआई के खिलाफ कितने किए बोलो? अरे शहजाद जी, आप मेरे खिलाफ ही कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ नहीं कर सकते। आप एपीजे अब्दुल कलाम और शहजाद पूनावाला पे ही कर सकते हैं, आप उस्ताद बसमुल्ला खान पे कर सकते हैं, आप मीर अब्दुल हामिद पे कर सकते हैं, आप पर ओसामा बिन लादेन पे नहीं कर सकते। ओसामा बिन लादेन के लिए तो आप झुक जाएंगे। जो गलत है 100% करेंगे, गलत है 100% करेंगे सर, गलत है तो कोई मुसलमान डरने वाला किसी से नहीं है। ये क्या कोई मस्जिद और मदरसे में ब्रेन वॉशिंग हो रही है कि नहीं? आतंकियों को एक मिनट, ये मस्जिदों में और मदरसों में रशीद जी, हाजी मेहरुद्दीन जी को सामने लाइए, रंगरेज साहब है ना? नहीं, हाजी साहब को लाइए, रंगरेज जी को लाइए, इनको पूछिए कि मदरसों में, चंद मदरसों में और मस्जिदों में ये ब्रेन वॉशिंग होती है कि नहीं? क्योंकि जो स्लीपर सेल की जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें पता चला कि मस्जिदों में और कई मदरसों में ब्रेन वॉशिंग होती थी कि ऐसे करो, लोगों को मारो, ये करो, वो करो, आतंक फैलाओ, डराओ, गज़वाए हिंद करो। तो ये होती थी कि नहीं? और हाजी साहब, कभी इन लोगों को कभी लगता है कि कितने मतलब कि क्या कहते हैं गद्दार लोग हैं ये? जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो भारत की फौज जाके इनको बचाती है, हमारे लिए हमारी फौज लड़ती है, और ये सारे गद्दार, डरपोक गद्दार, जयचंद, मीर जाफर, गद्दार, डरपोक, ये डरपोक लोग जाके बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, अब घर में ही बैठ के विश्वासघात करो, घर में बैठकर विभीषण बनो। ये कितनी गद्दारी, कितनी गंदी नीची सोच है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, इधर बैठ के सिर्फ हिंदुओं को गाली देना एक अलग बात होती है राशिद साहब। मैं जब गद्दार कहता हूं आपको चुप रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ये गद्दार है, ये गद्दार है। रंगरेज जी, गद्दारों का समर्थन मत करिए, ये भारत है, गद्दारों की कैसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए 3rd डिग्री हमें पता है, हम 3rd डिग्री करेंगे गद्दारों के साथ, हम 3rd डिग्री करेंगे गद्दारों के साथ। रंगरेज जी, रंगरेज अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे रंगरेज जी। पाकिस्तान ISI हवाला और फेक NGO के जरिए फंडिंग मिलती है इनको, पैसे, बड़े नोट मिलते हैं, नोट डिजिटल कट्टरपंथ की मदद से जिहाद करने वाले AI वीडियो दिखाते हैं, चैटिंग ऐप के जरिए ब्रेन वॉश करते हैं, गद्दार पैसे लेते हैं। ये शाहीन वाहीन को पैसा नहीं मिला था क्या? बिकाऊ, गद्दार, मीर जाफर। अच्छा सुनिए, हाँ, मैं आप बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें नहीं कर रहे, मेरा बिकाऊ, गद्दार, मीर जाफर, असली मैं इन लोगों को डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप भी बोलिए ना, बोलिए गद्दार है, देखिए बोलिए गद्दार है, देखिए सुनिए, बोलिए गद्दार है, बोलिए गद्दार है, बोलिए शाहीन गद्दार थी, बोलिए शाहीन गद्दार थी, उमर गद्दार था, बोलिए गद्दार था, बोलिए गद्दार, बोलिए उमर गद्दार था, बोलिए क्या? सुनिए की बात करें, पहले आप बोलिए कि मोहम्मद उमर गद्दार था, बोलिए।
जो हमारे देश के खिलाफ बोलिए, जो नहीं बोलिए। मुजम्मिल शकील डरपोक गद्दार था। जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट किया, नहीं, कोई किन्होंने हाँ, आदिल राठर गद्दार था। बोलिए, चोर था, गद्दार था। बोलिए ना, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो बोल रहा हूं ना, शाहीन शहीद महिला विंग की हेड गद्दार थी, डरपोक थी। बोलिए डरपोक थी। बोलिए निसार उल हसन डरपोक था। धमाके के बाद लापता हो गया, डरपोक था। मैं बोल रहा हूं फराज किदवई जी, बोलिए डरपोक थे। फयाज नहीं, बोलिए परवेज सईद जी डरपोक थे। बोलिए फराज जी चुप क्यों है? 1 वर्सेस 4 चल रहा है। आप बोलिए फिदाइन मामलावर गद्दार थे। आप बोलिए ना, गद्दार तक नहीं बोल सकते इनको? गद्दार तक? अभी रशीदी जी नीचे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे गूगल कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी को क्या कहूं मैं। बोले गद्दार थे कि नहीं थे? मुजम्मिल जमील गद्दार था कि नहीं? गूगल नहीं कर रहा हूं, मेरे पास तो लिस्ट है। और हाँ तो बोलिए ना, गद्दार थे। गद्दारों की लिस्ट हाँ, अभी हजारों की लिस्ट दिखाएंगे। गद्दारों की लिस्ट मेरे पास भी है, और भी लिस्ट है गद्दारों की। नाम बताऊं? आपको बता रहा हूं ना, नाम बताऊं? गद्दारों का समर्थन करने वाले गद्दार है कि नहीं? नाम पढ़ के फराज किदवई जी, अबू आजमी जी गद्दारों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आपके पार्टी के नेता गद्दारों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? पूछता है भारत। बताओ, आपके पार्टी के नेता गद्दारों का समर्थन करके, आतंकवादियों का समर्थन करके क्या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? पूछता है भारत। सुनील कुमार पूछिए। अरे छोड़िए सुनील कुमार, राम सिंह, अरे छोड़िए दीपेश मोहित, अरे छोड़िए, परवीन मिश्रा, अरे छोड़ दीजिए। ये सारे गद्दारों का समर्थन कर रहे हैं। फराज जी चुप क्यों है? हाँ, मोतीराम, हाँ, गगनदीप सिंह, हाँ, गगनदीप सिंह। इनको प्रॉब्लम है हिंदुओं से, इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, इंजीनियर इनको हिंदुओं से नफरत है, इनको सनातन से नफरत है। ये भारत में रहते हुए सनातन से नफरत करने वाले लोग यही हैं, यही है लोग, सब गद्दार हैं, यही है लोग। जो रशीदी जी क्या बोलती बंद हो गई आज? जो आईएएस दही जम गई आज, गलबैया करते हुए सब गद्दार हैं। हाँ, दही जम गई आज आपकी, सब गद्दार हैं, कुछ बोल नहीं पाए। आईएसआई हाइब्रिड आतंकी के समर्थन करने वाले आज। रशीदी जी, सरकारी कर्मचारी सुबह सरकारी पैसा लेते हैं, सरकारी खजाने से पैसा लेते हैं, टीचर और डॉक्टर बनते हैं, रात को आतंकवादी बनते हैं। अर्नब गोस्वामी सवाल पूछता है, ऐश्वर्या कोई नेता नहीं, ये सवाल कोई नेता नहीं पूछता, अर्नब गोस्वामी पूछता है। बीच वाली लाइन लेने वाला आदमी नहीं हूं मैं। देखो कितने किदवई साहब चुप क्यों है? किदवई जी चुप क्यों है आज? मेरे पास चुप करवा दिया सबको आज। पूरी लिस्ट है मेरे पास। क्या लिस्ट दिखाएंगे आप? लिस्ट मेरे पास है, गद्दार उधर भी है। फराज भाई इधर भी है, उधर भी, इधर उधर बीच का लाइन। तकवाली अप्रोच बिकेगा ही मुसलमान नाम। तकवाली अप्रोच आपका चैनल ही तकवाली अप्रोच, हमारा चैनल राष्ट्रवादी लोग देखते हैं, चलेगा ही नहीं। तकवाली अप्रोच नहीं चलती हमारी। फराज किदवई चुप हो गए आज, सोच रहे। ऐश्वर्या जी मैं क्या बोलूं, मतलब बिल्कुल भी आज डिस्कशन ऐसा हो रहा है कि आपके पास जरा सा भी अगर कुछ बोलिए तो फौरन इंटरप्शंस होने लगती है। मैं पहले भी बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूं, जो भी आतंकवादी घटनाएं करते हैं लोग, चाहे उनका नाम रविंद्र हो और या ये शाहीन, जो भी कौन होता है अप्रोच भाई, चांदनी चौक पे अप्रोच हुई, सारे आतंकवादी मुस्लिम थे। कौन देश प्रेमी जो भी वो भी ये क्या हो रहा है? अरे मैं बता रहा हूं, किसने करवाई? अरे किसने करवाई उस पर बोलिए आप। आपने मुझे बुलाया है तो जरा से 2 मिनट सुन भी लीजिए। आप शहजाद को लाइए डिबेट पर, मैं तो सुन रहा हूं। आप डिबेट नहीं कर पा रहे आज मैं अपने सोच के साथ आक्रमण कर रहा हूं। अरे सर मैं बिल्कुल कर पा रहा हूं, लेकिन आपकी सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि असम में आईईडी से रेलवे ट्रैक्स पर जिसने ब्लास्ट किए वो गद्दार हैं कि नहीं है, आप बताइए। जिसने झारखंड के साहिबगंज जिले में ट्रेन में बम ब्लास्ट होता है वो गद्दार हैं कि नहीं है? सब गद्दार हैं। जो भी इस देश में आतंकवाद फैलाएगा वो गद्दार गद्दार गद्दार, और जो आतंकवादियों के लिए नहीं बोलेगा वो भी गद्दार। अब अर्नब जी बोलिए, शहजाद को लाइए डिबेट पर, वो गद्दार। अर्नब जी बोलिए, पूछता है 12 दिन से, मैं तो जवाब दे सकता हूं, मैं शहजाद को मौका दे रहा हूं। बोलिए, कर्नाटक की अलीकुट्टी में जी अर्नब, ये अभी जो चीख कर बोल रहे हैं कि जो भी आतंकवाद करता है उसको हम गद्दार मानते हैं, फराज किदवई साहब को याद दिलाइए, बीच में चिल्लाइए मत फराज जी, इतना आपा खोने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी एक्सपोज हो रहे हैं, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं?
आतंकवादी के एक्सपोज होने को, सुनिए ना, यूपी एटीएस ने 2 अलकायदा के आतंकियों को पकड़ा था, तब अखिलेश जी ने कहा था कि मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं। बताइए गद्दार कि नहीं गद्दार? और बकवास भी सुनी। जब पुलवामा हुआ था सब कुछ तो सुना। राम गोपाल यादव जी ने कहा था पुलवामा वोटों के लिए करवाया गया। बताइए गद्दारी है गद्दारी नहीं है? आईडी सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोला है आपके अर्नब, मैंने बीच में नहीं बोला है किसी के भी। अर्नब, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। मेरी बात आने दीजिए ताकि जनता को भी समझ में आए कि कैसे वोट बैंक को ऊपर रखती है समाजवादी पार्टी। सुनिए, बोलिए, जो यहाँ पे आ जाकर रिलीजन वाला ज्ञान, जो आज टेरर हैज नो रिलीजन वाला ज्ञान परोस रहे हैं। अब आप ये बताइए और ये भी बताइए कि जिन्होंने कहा कि हेमंत करकरे मेरे श्राप से मरा था, वो गद्दार की नहीं गद्दार, वो देशद्रोही की नहीं देशद्रोही, क्योंकि जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त और महात्मा बताएगा उसको तो आप संसद में गोडसे मैं पक गया मेरा दिमाग, पक गया मेरा दिमाग। ये गोडसे का नाम लेंगे मोहम्मद उमर का नहीं, ये गोडसे का नाम लेंगे मुजम्मिल शकील का नहीं, शाहीन शाहिद का नहीं, आदिल राठौर का नहीं, निसार अल हसन का नहीं, ये नहीं लेंगे उनका नाम। गिल्टी फीलिंग है इनको, पता नहीं क्यों, मगर सवाल पूछता है भारत कि OGW नेटवर्क, ये OGW नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा, ये स्लीपर सेल बंद करवाने होंगे, या आतंकी सोच वाले यूनिवर्सिटीज बंद करवाने होंगे, अल फलाही नहीं, सब बंद करवाने होंगे। आपसे फिर कल मिलूंगा, कल रिजल्ट आएंगे 6 बजे सुबह से। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH